हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी ई ट्यूटर में। यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट का जो एग्जाम होने वाला है 28 और 29 दिसंबर को, तो उसमें फार्मास्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है उसके टॉपिक में प्रिस्क्रिप्शन, मेट्रोलॉजी, प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट, प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल और स्टेरिलाइजेशन टॉपिक से टोटल 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उस क्वेश्चन का हम एमसीक्यूज रिवीजन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं। इन टॉपिक से जो पॉसिबल एमसीक्यू आपके एनएचएम फार्मासिस्ट एग्जाम में आ सकते हैं, इससे इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। कल का हमारा जो फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक हुआ था वो था प्रिस्क्रिप्शन। आज हम फार्मास्यूटिक्स टॉपिक में किस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, जो है कि मेट्रोलॉजी। जी हाँ, मेट्रोलॉजी पोसोलॉजी। इस टॉपिक का जो थ्योरी पोर्शन है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, अगर थ्योरी पढ़नी हो तो वहां से पढ़ लीजिएगा। हम इसमें 25 एमसीक्यू लेकर आएंगे। 25 एमसीक्यू का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, उसका आंसर हम बताने वाले हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो जाए, उनको भी वैल्यू मिले और उनका भी एग्जाम अच्छा हो। चलिए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पहला एमसीक्यू होने वाला है। ठीक है, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि भैया जो पोसोलॉजी क्या होती है, मेट्रोलॉजी पोसोलॉजी क्या होती है। एक साइंस ऑफ मेजरमेंट, डोज के कैलकुलेशन का, है ना, डोज के मेजरमेंट की साइंस होती है, जो कि दवाओं को किस डोज में कितने एमजी, कितने अमाउंट, कितने वॉल्यूम में दिया जाए, उसी का कैलकुलेशन होता है मेट्रोलॉजी और पोसोलॉजी। चलिए देख लेते हैं पहला एमसीक्यू क्या पूछा गया है। जी हाँ, डोज के कैलकुलेशन से ही एमसीक्यू पहला आ गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यंग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग चाइल्ड डोज। जी हाँ, यंग फॉर्मूला चाइल्ड डोज के कैलकुलेशन के लिए होता है, जो कि ईयर के हिसाब से यंग फॉर्मूला क्या होता है, 12 अंडर द 12 ईयर एज के जो बच्चे हैं उनके लिए जो दवाओं की क्या डोज होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन है एज इन ईयर प्लस 20 इंटू एडल्ट डोज, एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, एज इन ईयर प्लस 1/2 इंटू एडल्ट डोज, एज इन ईयर प्लस एज प्लस 12 इंटू 1/2 इंटू एडल्ट डोज। जी हाँ, यंग फॉर्मूला में क्या बताया गया था, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। जी हाँ, एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये चार्ट आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा हमारा फॉर्मूला किस लिए यूज किया जाता था, किन अंडर एज ओवर एज के बच्चों के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं यंग फॉर्मूला की। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में भी थोड़ी बहुत थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी, इसीलिए इसको हम कराते हैं कि भैया इसमें क्या बोला गया है, चाइल्ड का डोज अगर निकालना है तो फॉर्मूला ये होगा किसके लिए, जो कि 12 साल से कम एज के जो बच्चे होते हैं उनका मेनली डोज कैलकुलेशन निकालने के लिए यंग फॉर्मूला हम यूज करते थे। डीलिंग फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला आप यहां से नोट डाउन कर सकते हो कि भैया एज इन ईयर अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज, जो चिल्ड्रन 4 से 20 साल के बीच में होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। कॉलिंग्स फॉर्मूला में क्या होता है कि डोज ऑफ चाइल्ड एज इन ईयर प्लस 1/24 इंटू एडल्ट डोज हुआ। ठीक है, इसी तरीके से फ्राइड फॉर्मूला जो होता है मंथ में। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, फ्राइड फॉर्मूला किस लिए यूज होता था, जो कि अंडर एज या 1 साल से कम के बच्चे होते हैं उनका डोज कैलकुलेशन के लिए फ्राइड फॉर्मूला का यूज किया जाता है। बेस्टेडोर्स फॉर्मूला हमारा एज इन ईयर प्लस 3/30 प्लस एडल्ट डोज, इसका फॉर्मूला है। साथ ही साथ कैटजेल्स फॉर्मूला भी बताया गया है कि सरफेस एरिया, जो बॉडी सरफेस एरिया है उसके अकॉर्डिंग बच्चों का डोज निकालने के लिए यूज किया जाता है। इस चार्ट को आप नोट डाउन कीजिएगा जिससे सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अगला एमसीक्यू देखते हैं डियर। द फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ इन्फेंट डोज अप टू 2 ईयर्स ओल्ड। जी हाँ, इन्फेंट डोज जो 2 ईयर से हमारे कम या 2 ईयर के साल के बच्चे होते हैं उनको डोज कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला, अभी अभी हमने बताया था जो फ्राइड फॉर्मूला था। जी हाँ, जो फ्राइड रूल होता था वो जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, जी हाँ छोटे बच्चे होते हैं उनके डोज कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। सिंपली आप यहां से देख सकते हो कि जो कम एज वाले बच्चे होते हैं, 2 साल से कम, 1 साल से कम, है ना, उनके लिए ये फ्राइड फॉर्मूला यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यू क्या पूछा है, द वर्ड पोसोज मीन्स। जी हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं, पोसोलॉजी। पोसोलॉजी, पोसोलॉजी हमारा 2 शब्द से मिलकर बना होता है, पोसोज और लॉगोस, है ना। पोसोज का मतलब क्या हुआ, हाउ मच होगा यहाँ पे, हाउ मच, और लॉगो मतलब क्या है, स्टडी करना, साइंस करना, यानी कि देख लो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। एक्सप्लेनेशन में हम देख सकते हैं कि भैया पोसोलॉजी क्या होती है, 2 वर्ड से डिराइव होती है, ग्रीक वर्ड
पोसोज का मतलब होता है हाउ मच और लोगोज मतलब होता है साइंस, यानी कि एक ऐसा हमारा ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस होता है पोसोलॉजी, जो कि डोज या क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, ड्रग की मेडिसिन की डोज कितना होगा, कितनी क्वांटिटी होगा, उसको कैलकुलेट करने की, स्टडी कैलकुलेट करने की साइंस होती है पोसोलॉजी। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, अगला एमसीक्यू क्या बोला गया है डियर, पेडियाट्रिक डोज आर लेसर देन नॉर्मल डोज बिकॉज, भैया जो पेडियाट्रिक डोज होती है वो हमेशा कम क्यों होती है नॉर्मल डोज से? क्यों? जो हमारा बच्चों का डोज होता है, क्योंकि ऑप्शन दिया है बिकॉज ऑफ देयर लोअर बॉडी साइज, या बिकॉज ऑफ देयर लेसर बॉडी वेट के कारण, या उनकी इम्यूनिटी उतनी वेल डेवलप नहीं होती है, या इमेच्योर स्टेट होता है, उनके हिपैटिक और रीनल फंक्शन जो होता है वो इमेच्योर होता है, जिससे कि वो ड्रग को पचा नहीं पाते, ड्रग को इनएक्टिवेट या ड्रग को एलिमिनेट नहीं कर पाते बॉडी से, इसीलिए उनका लो डोज होता है। जी हाँ, यही जो चौथा ऑप्शन होगा राइट होगा, कि जो बच्चे होते हैं उनका जो हिपैटिक लीवर का जो हमारा फंक्शन होता है उतना डेवलप नहीं होता, जिससे वो डोज को, जो हमारी ड्रग की डोज है उसको इनएक्टिवेट या एलिमिनेट उतने अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, इसीलिए हम उनको मुख्यतः जो हमारी डोज होती है वो कम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप वही चीज एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो। अगला है भैया, पूछा गया है मैच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं ना ज्यादा बहुत, कुछ घुमा के पूछ देगा। आगे आने वाले इसमें क्या है, आइसोटोनिसिटी से भी है, मोलैरिटी से भी है, एलिगेशन मेथड से भी है, प्रूफ स्प्लिट से, हमारा ओवर प्रूफ, अंडर प्रूफ, ऐसे ही क्वेश्चन मेट्रोलॉजी से पूछे जाते हैं। पूछा गया है मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, यंग फॉर्मूला और क्लार्क फॉर्मूला को। आप लोग जानते थे कि भैया यंग फॉर्मूला किसकी बात करता था, एज इन ईयर की बात करता था। पहले का सेकंड हमें मिलाना है, पहले का सेकंड इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। अब हम बात करेंगे जो क्लार्क फॉर्मूला था वो किसकी बात करता था, बॉडी वेट की करता था। जी हाँ, सेकंड का फर्स्ट हमारा यहाँ पे मिल रहा है। जी, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। यंग फॉर्मूला ईयर में बच्चों का और बॉडी वेट में क्लार्क्स फॉर्मूला। इसी तरीके से सरफेस एरिया के लिए भी अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, इस एक्सप्लेनेशन से आप इजीली समझ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं डियर, आगे क्या पूछा गया है। अगला एमसीक्यू है कि व्हाट विल बी द डोज फॉर अ 7 year old एंड एडल्ट डोज जी 450 mg। भैया 7 साल ओल्ड के बच्चे के लिए क्या उसकी डोज होगी, अगर एडल्ट डोज हमारी 450 mg है, एडल्ट डोज अगर हमारी 450 mg है तो क्या होगा, तो हम इसको सिंपली बेस्टोडो के फॉर्मूला से निकालेंगे। बेस्टोडोज फॉर्मूला था ना, उससे निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या था, डोज फॉर चाइल्ड। डोज फॉर चाइल्ड उसका फॉर्मूला था कि एज इन ईयर था प्लस 3 था अपॉन 30 होगा इंटू एडल्ट डोज होगा, एडल्ट डोज होगा। यहाँ पे एज क्या दिया है, 7 साल दिया है, प्लस 3 अपॉन 30 इंटू एडल्ट डोज कितना है डियर, 450 mg। तो यहाँ पे 10/30 इंटू 450 जब हम करेंगे तो सिंपली हमारा जो कैलकुलेशन आएगा 150 mg आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, फॉर्मूला हम ऐसे बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन में अभी आप चीजें समझ जाओगे। 150 mg इसका राइट होगा। जी हाँ, बेस्टेडो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एज इन ईयर प्लस 3 अपॉन 30 इंटू एडल्ट डोज इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 7 साल उम्र दी गई थी, 3 इसमें ऑलरेडी है, 30 हमारा ऑलरेडी इस फॉर्मूले में होता है, एडल्ट डोज हमने 450 रखा, जिससे 150 mg हमारा राइट आंसर आ गया। आगे चलते हैं, कैलकुलेट द डोज ऑफ अ चाइल्ड ऑफ 18 month old बाय फ्राइड्स फॉर्मूला व्हेन एडल्ट डोज इज 500 mg। जी हाँ, फ्राइड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको डोज कैलकुलेट करना है। फ्राइड फॉर्मूला क्या था डियर, फ्राइड फॉर्मूला क्या था, एज इन मंथ, क्या था, एज इन मंथ था प्लस अपॉन 150 था, 150 था इंटू क्या था डियर, एडल्ट डोज कितने महीने का हमारा है 18 अपॉन 150 इंटू 100 क्या है 500 है। तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 60 mg हो जाएगा। जी हाँ, कितना हो जाएगा, 60 mg। ऐसे आप क्या कर सकते हो, फ्राइड फार्मूला को निकाल के ऑप्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं। जी हाँ, ऑप्शन डी सही होगा कि एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज इज इक्वल टू 18 महीने का बच्चा जो है 150 इंटू 500 mg जो हमारा क्या है एडल्ट डोज है, तो 60 mg इसका कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यू क्या पूछा गया है कि 150 mg ऑफ एडल्ट डोज, देन व्हाट विल बी द चाइल्ड डोज फॉर 13 year old। 13 year old चाइल्ड के लिए हम कौन सा कॉलिंग्स फॉर्मूला लगा देंगे ना, कॉलिंग्स फॉर्मूला
कॉलिंग्स फॉर्मूला में क्या बताया गया था कि एज इन ईयर प्लस 1 था, एज इन ईयर प्लस 1 था अपॉन 24 होगा इनटू एडल्ट डोज। एज इन ईयर कितना है 13 है, प्लस 1 अपॉन कितना होगा 24, ठीक है, इनटू एडल्ट डोज कितना दिया गया है डियर 150 mg, 14/24 इंटू 150 जब आप करोगे तो आपको आ जाएगा 87.5 mg। जी हाँ, 87.5 mg इसका राइट आंसर होगा। किस फॉर्मूला से डियर? कॉलिंग्स फॉर्मूला के द्वारा इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यू क्या पूछा गया है कि हाउ विल यू कैलकुलेट अ डोज फॉर अ चाइल्ड ऑफ 5 year old बाई डीलिंग्स फॉर्मूला। जी हाँ, डीलिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 5 साल के बच्चे का आप डोज या मेडिसिन का डोज कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर एडल्ट डोज कितना है 1 ग्राम है तो डीलिंग्स फॉर्मूला क्या था? डीलिंग्स फॉर्मूला क्या था? डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर होगा अपॉन 20 था, अपॉन 20 था, चार्ट से याद करिए, इनटू हमारा एडल्ट डोज जब होगा तो एज हमारा कितना है यहाँ पे बच्चे का 5/20 करोगे और 1 ग्राम हमारा एडल्ट डोज है तो टोटल हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा 0.25 mg। ये हमारा क्या होगा, सॉरी ग्राम आएगा, क्योंकि ग्राम में ये वैल्यू दी गई है ना हमारे एडल्ट डोज की, तो यहाँ 0.25 mg ग्राम में हमारा आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले के साथ डीलिंग फॉर्मूला, फ्राइड फॉर्मूला, यंग फॉर्मूला, हर एक फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, तभी आप जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात की गई है अगला क्वेश्चन भैया कि डोज 12 साल के बच्चे का कितना होगा अगर एडल्ट डोज 800 mg है। 12 साल के बच्चे वाले में हमने क्या बताया था, पहले ही क्वेश्चन में था यंग्स फार्मूला। क्या होगा डियर? यंग्स फार्मूला। ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे कि डोज ऑफ क्या होता था, यहां पे हम क्या देखते थे कि एज इन ईयर क्या होता था, एज इन ईयर होता था अपॉन 12 होता था प्लस एज इन ईयर हो जाएगा इनटू एडल्ट डोज हो जाएगा। अब एज इन ईयर कितना है 12 साल है अपॉन 12 साल प्लस 12 इनटू एडल्ट डोज 800 mg हुआ, तो 12/24 इंटू 800 जब आप करोगे तो राइट आंसर आपका आ जाएगा 400 mg। जी हाँ, 400 mg यंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किसी भी 12 साल के बच्चे का कैलकुलेशन होगा अगर एडल्ट डोज वहां पे 800 mg दिखाई दी जा रही है। ठीक है, इस फॉर्मूला के द्वारा आप नोट कर सकते हैं। फॉर्मूला का कैलकुलेशन, फॉर्मूला को याद करना बहुत जरूरी है, कौन सा फॉर्मूला किसके कैलकुलेशन में यूज किया जाता था। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, थ्योरी वहां से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि समय कम बचा है एग्जाम के लिए, इसीलिए हमको जल्दी से सारे MCQ आपको कराना है ताकि आपकी जो तैयारी हो वो और मजबूत हो सके। आगे चलते हैं, अगला है भैया 1 टीस्पून इज इक्वल टू। जी हाँ, ये हमारा वॉल्यूम पूछ रहा है कि 1 टीस्पून फुल कितने ml के बराबर होगा, 4 ml, 8 ml, 3 ml या 6 ml। जी हाँ, जब हम क्या देखते थे कि जो हमारा इंपेरिकल सिस्टम था ना वेट को मेजर करने का, देखो एक इंपेरिकल सिस्टम था वेट और वॉल्यूम को, एक इंपेरिकल सिस्टम था, एक मेट्रिक सिस्टम था। इंपेरिकल और मेट्रिक सिस्टम में इंपेरिकल 2 प्रकार के था, जिसमें अवॉइरोडुपोसिस था, अवॉइरोडुपोसिस था, एक एपोथिकेरीज था। यहाँ पे क्या होता था, स्टैंडर्ड जो हमारा वेट का था ये पाउंड होता था और जो स्टैंडर्ड वेट का वॉल्यूम होता था ये ग्रेन्स होता था एपोथिकेरीज में। ठीक है, इंपेरिकल की बात की जा रही है। ये हमारा ओल्ड सिस्टम होता था डोज कैलकुलेशन का, ये क्या था हमारा न्यू सिस्टम है। ठीक है, तो ऐसे करके हम देख सकते हैं कि भैया वॉल्यूम की बात की जा रही है, वॉल्यूम एपोथिकेरीज और अवॉइडोपोडस का जो हमारा वॉल्यूम का जो कंटेंट होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, सेम होती है। तो हम टीस्पून फुल की बात करते हैं 4 ml के बराबर होता है। इस चार्ट को आप नोट डाउन कीजिएगा, इंपेरिकल और मेट्रिक सिस्टम में क्या क्या होता है। देखो, एक ड्रॉप भी पूछ लिया, MCQ में ये भी पूछ सकता है कि एक ड्रॉप होता है मेट्रिक सिस्टम में 0.06 ml के बराबर, जबकि इंपेरिकल सिस्टम में मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू होती है इंपेरिकल सिस्टम में। ठीक है, और ये मेट्रिक सिस्टम में जो हम ml, लीटर, किलोग्राम ऐसे करते हैं, यहाँ पे ड्रैकम हुआ, आउंस हुआ, फ्लूइड आउंस हुआ, इसकी बात करते हैं इंपेरिकल सिस्टम में। 1 टीस्पून फुल की बात की जाती है तो 4 ml मेट्रिक सिस्टम में होता है, जबकि 1 फ्लूइड ड्रैकम होगा इंपेरिकल सिस्टम में। इंपेरिकल सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम, सब थ्योरी जो है कि पढ़ने को जरूर पढ़िएगा ताकि आप ये सारी चीजें आप क्लियर कर सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं डियर। अगला MCQ क्या बताया गया यहाँ पे कि कैलकुलेट द
क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 फ्लूइड आउंस ऑफ अ 20% सोल्यूशन। जी हाँ, 20% सोल्यूशन है ना बनाने के लिए भैया जो क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज जरूरी होगी है ना 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 20% सोल्यूशन बनाने के लिए क्या होगी। चलिए पहले देख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला भी हम समझेंगे। सबसे पहले हमारा 87.5 आंसर आया, समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट हुआ। यहाँ पे हम देखेंगे कि भैया ग्रेन्स होता था ना, अपोथेकेरीज के का जो स्टैंडर्ड वेट का मेजरमेंट होता था ग्रेन्स होता था, तो 4.375 ग्रेन इज इक्वल टू होता है 1 फ्लूइड ऑन्ज के, जो कि रिक्वायर्ड होता है 1% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाने के लिए। अब हमें क्या 20% की बात होती थी, 1 फ्लूइड ऑन्ज 1% सोल्यूशन बनाने के लिए होता था, तो हमारा जो 20 ग्राम होता है यानी कि 20% सोल्यूशन पूछा था क्वेश्चन में, 20 ग्राम यहाँ लिख दिए, ये वैल्यू रख दिए 1 फ्लूइड आउंस में, तो हमारा कितना होगा 87.5 ग्राम राइट आंसर होगा। यानी कि 87.5 ग्राम डेक्सट्रोज हमें डिसॉल्व करना होगा वाटर में, और जो कि प्रोड्यूस करेगा 1% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन 1 फ्लूइड आउंस हमारा वॉल्यूम बनाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यू क्या पूछा गया है कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डाइल्यूशन इफ द स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट सोल्यूशन इज 1 in 800 सोल्यूशन एंड 1 in 400 सोल्यूशन। डिग्री ऑफ डाइल्यूशन की बात की जा रही है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डाइल्यूशन के लिए हमें जो फॉर्मूला होगा उसको हमें समझना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि भैया स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट है ना, फार्मूला क्या होगा, जो हमारा फार्मूला होता था डिग्री ऑफ डाइल्यूशन का, स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट, देखिए क्या था, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन में क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट, स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट होता है अपॉन होता है स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन तो हम समझ ही जाओगे, फिगर को यहाँ पे समझना देख लो। पहले क्या होता है कि भैया स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट कितना दिया है 1 in 800, कितना दिया है 1 in 800 दिया है, जहां पे 100/800 करोगे 0.125 आएगा। अब स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन 1 in 4000 दिया है, तो हमने क्या किया 100/4000 किया, तो स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट इतना आ गया, स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन इतना आ गया। क्या था हमारा फॉर्मूला डिग्री ऑफ डाइल्यूशन निकालने का, कि जो स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन हम करेंगे तो डिग्री ऑफ डाइल्यूशन पता चल जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट की वैल्यू यहां पे रखोगे, स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन की वैल्यू जब हमने यहां पे रखा 5 टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स हमारा डिग्री ऑफ डाइल्यूशन होगा जब हमारा कंसंट्रेट और डाइल्यूट सोल्यूशन का जो वैल्यू दिया गया है वो 5 टाइम्स हमारा आंसर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं डियर कि भैया फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक अ 1% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा। जी हाँ, आइसोऑस्मोटिक मतलब क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है ब्लड प्लाज्मा के इक्वल होता है, वो उसके लिए आइसोऑस्मोटिक वर्ड का टर्म का प्रयोग करते हैं। तो पूछा भैया कि सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन कितना जरूरी होता है क्या बनाने के लिए, 1% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड बनाने के लिए, जो कि आइसोऑस्मोटिक होता ब्लड प्लाज्मा के। यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट 1% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड कितना है 0.288 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जो फ्रीजिंग पॉइंट 1% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड का कितना दिया है -0.576। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl रिक्वायर्ड। NaCl रिक्वायर्ड क्या होगा, यहाँ पे 0.52 वैल्यू है, इसमें से -0.288 जो वैल्यू इसकी दी गई है अपॉन कर देंगे हम 0.576, यानी कि ये ऑफिशियल वैल्यू है 0.288 किसकी वैल्यू थी बोरिक एसिड की, अपॉन जो 0.576 वैल्यू थी किसकी सोडियम क्लोराइड की, इसको हमने अपॉन कर दिया तो 0.402 वेट अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा। क्यों, वेट अपॉन वॉल्यूम की बात की गई है दोनों टर्म में, तो वेट अपॉन वॉल्यूम यहाँ पे 0.402 यहाँ पे ऑप्शन ए कुछ सही दिख रहा है, देख लेते हैं। जी हाँ, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। ठीक है, 0.402 इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो।
आगे चलते हैं, अगला एमसीक्यू क्या बोला गया है भैया कि फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन आइसोऑस्मोटिक विद ब्लड प्लाज्मा। यानी कि NaCl का कितना कंसंट्रेशन जरूरी होगा आइसोऑस्मोटिक या आइसोटोनिक बनाने के लिए एज कंपेयर टू ब्लड प्लाज्मा, कितना होगा। सबसे पहले हम कैलकुलेशन इसमें देखेंगे भैया NaCl के लिए सिंपल सा है कि भैया हम पहले मॉलिक्यूलर वेट बताएंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl कितना होगा हमारा 58.5 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl हुआ। अब NaCl हमारा दो भागों में बटा ना, Na प्लस और Cl माइनस, इसीलिए जो हमारा वेट होगा यानी कि 0.03 मोल अपॉन n कर दिया, यानी कि m हमारा जो वैल्यू है तो 0.03 इंटू 58.5 हमने जब किया अपॉन जो हमारी n की वैल्यू है 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा ऑप्शन हमारा कि 0.88 ग्राम पर 100 ml। सिंपल सा आप देख सकते हो कि भैया हम पहले मॉलिक्यूलर वेट NaCl का निकाल दिए, फिर NaCl डिसोसिएट होता है दो आयन में डिसोसिएट होता, तो ये फॉर्मूला हमने लगा लिया n का और m का के वैल्यू जो हमने यहाँ पे रखा तो हमारा 0.88 ग्राम पर 100 ml आ गया। आगे चलते हैं, अगला एमसीक्यू क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% ऑफ अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 500 ml ऑफ 50% अल्कोहल। जी हाँ, एलिगेशन मेथड का ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अल्कोहल का कंसंट्रेशन निकालना है, एलिगेशन मेथड, इसका भी थ्योरी वीडियोस जरूर देखिएगा जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। एलिगेशन मेथड पहले हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर आया 263.15। कैसे, जो हमारा हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन और रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम होगी उसको पुट आउट करके एलिगेशन मेथड द्वारा कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं इजिली हम यहां समझेंगे। समझिएगा कि भैया वॉल्यूम देखो, पहले क्वेश्चन में क्या कह दिया है, वॉल्यूम कितना बनाना है 500 बनाना है, परसेंट वॉल्यूम अल्कोहल का कितना है रिक्वायर्ड 50 है, और कितना यूज हो रहा है 95% यूज हो रहा है। तो हमने क्या क्या रखा पहले कि भैया वाटर से डाइल्यूट करोगे तो वाटर यहाँ पे 0% दिया है, तो हमने अल्कोहल का जो परसेंटेज यूज हुआ था 95%, वाटर हमारा यहाँ पे 0% था। तो हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड, यानी कि हमको 50% यहाँ पे हमारा निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 95 में से 45 को माइनस करेंगे तो 45 इधर आएगा, जबकि 50 में से 0 यानी कि हम माइनस में ले लिखते हैं 0 - 50 कह लो या 50 - 0, ठीक है। तो 50 वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो ये वैल्यू इस वाटर को डिनोट करती है, ये वैल्यू 50 जो है अल्कोहल के परसेंटेज को डिनोट करती है। सिंपल से कि भैया जो 50 पार्ट ऑफ 95% अल्कोहल, और यानी कि 50 पार्ट ऑफ 95% अल्कोहल और 45 पार्ट ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, जहां पे हमारा क्वांटिटी ऑफ 95% अल्कोहल जो रिक्वायर होता है कैसे कैलकुलेट करोगे, 500 ml हमें रिक्वायर है, 50 पार्ट है अपॉन 95% हमने यूज किया था, तो 263.15 ml ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर वाटर का यही पूछा होता तो आपको क्या करना होता, वाटर का पार्ट आपको यानी कि 500 × 45 कर देते और 95% जो यूज होता था यानी कि 236.8 वाटर के लिए हो जाता और अल्कोहल के लिए अलग हो जाता। तो कुछ ऐसे हम एलिगेशन मेथड का कैलकुलेशन करते हैं। एलिगेशन मेथड में 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 2-3 टाइप के क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार से होगा। सिंपली हम यहां देख सकते हैं डियर कि पूछा है कि भैया इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड 20%, 15% एंड 5% अल्कोहल बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन 120 ml ऑफ 8% अल्कोहल। जी हाँ भैया, कितने प्रोपोर्शन में हम 20%, 15%, 5% अल्कोहल को मिक्स करेंगे ताकि 120 ml ऑफ 8% अल्कोहल मिले। इसमें भी आपको ऐसे करना है कि भैया 20% लिए 15% यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर हमारा क्या है 5%, तो हमें कितना हमारा जो वॉल्यूम है ना यहाँ पे 8% है, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या किया, जब इसमें से इसको घटाने का कोशिश किया तो हमारा क्या हुआ, 20 में से 8 12 हो गया, ठीक, 15 में से 8 हो गया 7% हो गया, 7 पार्ट हो गया, फिर 5 में से 8 यहाँ पे 3 पार्ट हो गया, है ना। ऐसे करके जब करोगे, पहले आपको हम कैलकुलेशन इजिली हम स्लाइड में दिखा देते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा।
देखो ये क्वेश्चन है, आंसर तो 120 समझ लिए, कैसे आया उसको समझने का प्रयास करेंगे कि एलिगेशन मेथड का ये वाला जो क्वेश्चन है जहां पे 3 पार्ट वाली वैल्यू दी रहेगी तो कैसे हमको करना है। एक दिया है वैल्यू 20%, 15% और 5%, 8% का बनाना है हमें, है ना। तो यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाओगे, 20 में से 8, 12 पार्ट ऑफ 5% अल्कोहल, है ना। फिर यहाँ पे 15 पार्ट ऑफ 7 पार्ट ऑफ 15% अल्कोहल और 5 पार्ट ऑफ यहाँ पे 3 पार्ट ऑफ 20% अल्कोहल, यानी कि ये जो वैल्यू होती है इसके सामने वाली होती है ना, तो यानी कि 3 पार्ट ऑफ 20%, 7 पार्ट ऑफ 15% और 12 पार्ट ऑफ 5%, इन तीनों को जोड़ोगे तो 22 पार्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका। अब देखेंगे जब 3 पार्ट ऑफ 20% अल्कोहल और 7 पार्ट ऑफ 15% अल्कोहल, 12 पार्ट ऑफ 5% अल्कोहल मिक्स होता है तो टोटल पार्ट कितना होता है, 22 पार्ट हमारा आपस में मिलता है और जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है 8% अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हम वॉल्यूम ऑफ 20% अल्कोहल जो रिक्वायर होता है कैसे हम कैलकुलेट किए, 20 पार्ट और 120 ml और पार्ट इंटू वी, तो हमारा V इज इक्वल टू 120 इंटू 3/22 पार्ट हमने किया 3 पार्ट वाले के लिए तो 16.3 इंच है। ऐसे करके हमने 15% वाले के लिए निकाला तो 38.83 आया, ऐसे हमने 5% अल्कोहल के लिए निकाला तो 65.45 आया। फिर इन तीनों पार्ट को हमें जोड़ देना होता है, 16.36, 38.18, 65.45 इतना आया, 119 यानी कि लगभग 120 ml के अकॉर्डिंग आया। ये क्वेश्चन वगैरह आपको प्रैक्टिस करना होगा जिससे आपको ऐसे आने वाले क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है डियर, तो 120 ml इस प्रकार से हम उसको निकाल सकते हैं। अब चलिए ये आ गया भैया, प्रूफ स्ट्रेंथ निकालना है। ओवर प्रूफ कब होगा, अंडर प्रूफ कब होगा, कि भैया मल्टीप्लाई करना है स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करना है किस वैल्यू से, 1.753 और ऐड करना है 100 अगर ओवर प्रूफ की बात आती है। ठीक है, यानी कि ऐड करना है नहीं सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, सॉरी क्या होता है भैया कि जो परसेंटेज वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है 1.753 से और सब्सट्रैक्ट कर दो 100 से, है ना। अगर देखो 100 करोगे तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आई 100 से सब्सट्रैक्ट कर दिया, यानी कि हमने क्या किया 90% वैल्यू है इंटू 1.753 और माइनस 100 कर दिया, तो यहां पे क्या हुआ 157 दशमलव कितना आया 77 माइनस 100 कर दिया, यानी कि 57.77 ओवर प्रूफ आया। क्या आया, ओवर प्रूफ। क्यों बोलेंगे कि अगर भैया पॉजिटिव वैल्यू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है सब्सट्रैक्ट करने के बाद तो ओवर प्रूफ, अगर वैल्यू निगेटिव में होगी तो वो अंडर प्रूफ कहलाएगा। ये आप थ्योरी जरूर पढ़िएगा, थ्योरी से सारी चीज समझ में आएगी। यानी कि 57.77% ओवर प्रूफ कैसे करना है, स्ट्रेंथ को किससे कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखिएगा। ओवर प्रूफ अंडर प्रूफ बात आती है तो भैया स्ट्रेंथ को हम 1.753 से कैलकुलेट करेंगे और उसमें से 100 से घटा देंगे उसको, उस वैल्यू को। तो जो अगर पॉजिटिव वैल्यू आई जैसे हमारे क्वेश्चन में आई थी तो वो ओवर प्रूफ कहलाएगा, निगेटिव में वैल्यू आती है तो अंडर प्रूफ। हमारा जैसे 90% था, ऐसे करके हमने 57.77 यानी कि पॉजिटिव में आई, निगेटिव में वैल्यू नहीं गई, इसीलिए ओवर प्रूफ बोले गया। यहीं पे माइनस का केस होता तो हम अंडर प्रूफ बोलते। ठीक है डियर, ये हमारा इससे प्रूफ स्प्लिट वाला क्वेश्चन आ गया। अब देखिए प्रूफ स्प्लिट से ये भी है, लेकिन यहां पे क्या दिया गया है परसेंट। अब यहां पे परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना है, ओवर प्रूफ अंडर प्रूफ दिया हुआ है तो यहां पे, वहां पे क्या था मल्टीप्लाई करते थे, यहां पे हम डिवाइड करेंगे। जी हाँ, क्या करेंगे यहां पे हम डिवाइड करने का काम करेंगे, यानी कि हमारा जो अल्कोहल का स्ट्रेंथ कितना 100 हो गया। ठीक है, अब प्लस 30 ओवर प्रूफ दिया है, 1.753 से डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 74.15। क्या आएगी, वेट बाई वॉल्यूम 74.15 वेट बाई वॉल्यूम, एक ऑप्शन हो गया। फिर दूसरा हमारा ओवर प्रूफ की बात आती है, यानी कि अंडर प्रूफ, तो 40 हमारा वैल्यू है। ठीक है, इसमें से हम अंडर प्रूफ में घटाते हैं और ओवर प्रूफ में पॉजिटिव वैल्यू थी, घटाओगे अपॉन 1.753 कर दोगे आप तो हमारा जो ये वैल्यू आएगा कितना आएगा 34.23 वेट बाई वॉल्यूम, 34.23 वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पे ये ऑप्शन सही होगा। कैसे होगा, कैलकुलेशन से देखिए सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि भैया पहले परसेंटेज स्ट्रेंथ दिया है, ओवर प्रूफ अंडर प्रूफ निकालना है तो 1.753 से आप मल्टीप्लाई कर लिए, लेकिन आपको अंडर प्रूफ ओवर प्रूफ दिया है, परसेंट स्ट्रेंथ निकालनी है तो उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना।
कितना से, प्रूफ स्ट्रेंथ ऑफ क्यों, किससे, 1.753 से, और ऐड कर दोगे 100, है ना। तो भैया ओवर प्रूफ है अगर तो ऐड कर दिए, अंडर प्रूफ है तो सब्सट्रैक्ट कर दिए। तो हमारा जो ओवर प्रूफ वाला था 100 वैल्यू है 30 अपॉन क्या कर लिया, इसमें ऐड कर दिया था ना हमने, अब सब्सट्रैक्ट नहीं किया क्योंकि ओवर प्रूफ है, तो इतना वैल्यू आ गया। अंडर प्रूफ के लिए हम इसमें माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो इतनी वैल्यू आ गई। ऐसे करके आप ये वाले क्वेश्चन इजिली समझ सकते हो, कर सकते हो। आगे चलते हैं, अगला क्या है डियर, द बायोलॉजिकल हाफ ऑफ अ ड्रग इन पेशेंट वॉज 30 मिनट, यानी कि किसी भी ड्रग की हाफ लाइफ क्या है पेशेंट में, 30 मिनट है, और उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 60 लीटर है। तो क्लियरेंस, रेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ ड्रग, यानी कि क्लियरेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था डियर, क्लियरेंस था हमारा, क्लियरेंस इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ इंटू वीडी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे 0.693, टी हाफ दिया है 30 ml, है ना, सॉरी कितना दिया है 30 मिनट, और 60 लीटर हमारा ये वैल्यू है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो सिंपल 1.386 वैल्यू आ जाएगी। सिंपली यहाँ पे आप क्लियरेंस से क्वेश्चन आएगा, हाफ लाइफ 30 मिनट थी और जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 60 लीटर था, तो ये हमारी कॉमन वैल्यू हुई ही, हाफ लाइफ में ये वैल्यू रख दिया, 60 लीटर रख दिया, 1.386 क्लियरेंस हो जाएगा, रेट ऑफ क्लियरेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला एमसीक्यू, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1381 mNOH, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स, है ना, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वो हमारा मोलैलिटी, है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि भैया नॉर्मेलिटी निकालो 1.381 मोलर NaOH की, तो आप देखोगे कि सिंपली कि इसके ही बराबर होगा, यानी कि नॉर्मेलिटी मोलैलिटी NaOH की सेम होगी। क्यों सेम होगी, समझने का प्रयास करेंगे भैया, कि जो 0.138 मोल पर लीटर इंटू 1 इक्विवेलेंट अपॉन 1 मोल हमने किया, तो वैल्यू जब हमने पुट किया तो 0.1381 नॉर्मेलिटी भी आई, यानी कि NaOH के केस में जो नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी की वैल्यू होगी वो सेम हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी ये सब क्या है, थ्योरी और फार्मूला जरूर याद करके जाइएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं डियर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 245 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है, डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। जी हाँ, 1 लीटर सोल्यूशन में जो क्या पूछा गया है, मोलैलिटी हमें कैलकुलेट करना है 245 ग्राम H2SO4 की, जो कि 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व है। तो सबसे पहले हम मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारा क्या था, मोलैलिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे था लीटर पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है, H2SO4 का मोल, है ना, मोल्स निकालने के लिए ग्राम अपॉन मोलर मास निकालना है। ठीक है, मोलर मास, ग्राम कितना है यहाँ पे 245 ग्राम, और H2SO4 का मोलर मास होता है 98, यानी कि ये कैलकुलेट करोगे 2.5 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, 2.5 ग्राम पर मोल। अब जो हमारा मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है 2.5 है, अपॉन जो लीटर है कितना है 1 लीटर है, यानी कि 2.5 इसकी मोलैलिटी आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी 2.5 मोलैलिटी, यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा कि मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी अगर यहाँ पे आ जाता तो पर किलोग्राम ऑफ हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मोल्स निकालने के लिए ग्राम और मोलर मास का उपयोग किए, जहाँ पे 245 ग्राम दिया गया था, मोलर मास H2SO4 का, अगर कोई और ड्रग है तो उसका मोलर मास दिया जाएगा, 98 होता है, इतना निकला, इसमें हमने कैलकुलेट कर दिया, 2.5 मोलैलिटी उसकी आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया डियर कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 10 kg ऑफ लेनोलिन इफ द डेंसिटी इज 0.9329 पर ml। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम आप पूछा है कितना होगा, तो वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला था, क्या था, मास अपॉन क्या होता है, डेंसिटी होती है। तो यहाँ पे 10 किलोग्राम की बात की जाई है, 10 किलोग्राम यानी कि 10 इंटू 1000
डेंसिटी कितनी है 0.9329। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 9.320 ml आएगा। कितना आएगा डियर 9.320, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट। ठीक है, चलिए क्या हुआ अगला क्वेश्चन कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो कि वॉल्यूम अपॉन इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, यहाँ पे वैल्यू रखा तो 9.320 ml आ गया। अगला है कन्वर्ट 18 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। भैया डिग्री सेल्सियस को केल्विन फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ऑप्शन तो हमारा सही होगा नंबर 1। कैसे सही होगा 291 केल्विन और 64.4 फ़ारेनहाइट कैसे होगा, फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा, आने वाले क्वेश्चन में आप कर सकते हो कि भैया देखो कि भैया अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या फॉर्मूला है, जो डिग्री सेल्सियस है C/5 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस 18 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है इंटू 5, यानी कि इसको हमने इधर कैलकुलेट कर लिया, यानी कि इसको ऐसे हमने तिर्यक मल्टीप्लाई कर लिया। तो C हमारा क्या था 18 इंटू 5 हो गया, ये हमारा 5K माइनस 273 इंटू 5 करोगे तो 90 इज इक्वल टू 5K माइनस 1365। जब K को इधर लाओगे तो 1455 माइनस 5 यानी कि हमारा ऐड हो जाएगा तो 291 केल्विन आएगा 18 डिग्री सेल्सियस। और अगर 18 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 करना है, 18 पर और इंटू 9 कर देना है, ये तिर्यक मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी फ़ारेनहाइट की 64.4 फ़ारेनहाइट वैल्यू आएगी। यानी कि केल्विन और फ़ारेनहाइट में 18 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला हुआ था। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, ऐसे करके आप फॉर्मूला कर सकते हो। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है कि भैया मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम को कैलकुलेट करो। तो मिली इक्विवेलेंट को हम जब कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला क्या है, चलिए ऑप्शन तो होगा ये, फॉर्मूला हम सिंपली देख सकते हैं कि भैया इक्विवेलेंट वेट में हम क्या देखते हैं ग्राम एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंस। तो ग्राम एटॉमिक वेट हमारा क्या है 14.08 कैल्शियम का है ना, 14.08 अपॉन 2 हो जाएगा तो 20.04 ग्राम हुआ। मिली इक्विवेलेंट के निकालने के लिए जो इक्विवेलेंट वेट हमारा जो निकला था उसको हम 1000 से, मिली की बात हो रही ना, 1000 से डिवाइड किया तो इस वैल्यू को रख के अपॉन इतना कर लिया तो 0.0204 यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही, ये राइट आंसर होगा। सो डियर स्टूडेंट, आपका जो ये मेट्रोलॉजी पोसोलॉजी में जो आपके वेट कैलकुलेशन, डोज कैलकुलेशन से साथ साथ एलिगेशन मेथड, प्रूफ स्प्रेड से कैलकुलेशन था, ओवर प्रूफ, अंडर प्रूफ, साथ ही साथ आइसोटोनिसिटी से था, डोज कैलकुलेशन, चाइल्ड डोज का सरफेस एरिया, बॉडी एरिया है ना, बॉडी मास, साथ ही साथ एज के अकॉर्डिंग जो वेट का कैलकुलेशन था, डोज का कैलकुलेशन था, इस सारे जो टॉपिक से हमने 25 MCQ देखा। ये जो पॉसिबल MCQ, इसी प्रकार के MCQ आ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में जो आपका फॉर्मूलाज था उससे अदर क्वेश्चन भी ट्राई करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, जिससे इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप अपने NHM फार्मासिस्ट एग्जाम में इजिली आप इसको कर सकते हो। अब हमारा जो बचेगा स्टरलाइजेशन, प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट और प्रोसेसिंग ऑफ कैबलेट, है ना, कैप्सूल और टैबलेट, ये हमारा जो टॉपिक है इसको भी हम करा देंगे बचे हुए जो 3 दिन है, जिससे कि आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी वैल्यू मिले और मेट्रोलॉजी टॉपिक से उनका भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, क्वेश्चन क्लियर हो सके। चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।